है, इसमें हर एक व्यक्ति की जांच डिटेल में होनी चाहिए कि उस यानी जैसे कि मंडल अधिकारी स्पॉट पे जा रहे थे तब उन्होंने अपने ऑफिस से परमिशन ली थी क्या, मंडल अधिकारी जब स्पॉट पे जा रहे थे तब जो जिस खदान को परमिशन उनके डिपार्टमेंट ने दी है उस खदान का उनको एड्रेस नहीं पता, वो स्पॉट नहीं पता, तलाठी को स्पॉट नहीं पता, मतलब सूरज को पता नहीं कि अपनी रोशनी कहां जा रही है, इस प्रकार से है। साथ ही साथ वो शिकायतकर्ता को वहां पे बुला रहा है। अगर शिकायतकर्ता दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस तरह से कल विरार के शीर गांव में एक बहुत बड़ा मामला हुआ। उस मामले ने मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत कानून व्यवस्था की तो पोल खोली है। किस तरह से दिन दहाड़े एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इसके बाद इस मामले में कई ऐसे और भी पहलू सामने आए हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये मामला कुछ और ही तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इस समय हमारे साथ कानूनविद, कानून के जानकार एडवोकेट आदेश बंधोड़े है, एक एक्टिविस्ट भी है और वसई विरार अंतर्गत कई मुद्दों पर बेबाक तौर पर अपनी राय रखते रहते हैं। तो इनसे एज ए एक्टिविस्ट, एज ए कानूनी जानकार इस मुद्दे पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आदेश भाई नमस्कार। नमस्कार। आदेश भाई क्या कहेंगे, जब कल मामला हुआ विरार के शीर गांव में जिस तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट आत्माराम पाटिल की हत्या कर दी गई, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आप? देखिए, ये जो हत्या हुई है वो बड़ी निंदनीय हत्या है। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में इसकी भर्त्सना हो रही है। मैं एक व्यक्तिगत रूप में और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इसकी निंदा करता हूँ। और इस हत्या के बाद में कई सारे सवाल उठे हैं जिनको लेकर आप जैसे जो पत्रकार हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इसकी चर्चा होनी चाहिए इन सवालों के ऊपर, और इन सवालों को जो अधिकारी इसका जो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, इन सबके ऊपर सवाल उठने चाहिए। बहुत सही आपने कहा। रेवेन्यू विभाग के जो अधिकारी उनके ऊपर सवाल हम और आप नहीं उठा रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठा रहा है जो मृतक है, उनका परिवार। उनका साफ तौर पर आरोप है मृतक के बेटे का ऑन कैमरा, और उन्हें बाकायदा अपना मोबाइल का स्क्रीन दिखाते हुए कहा कि जो आरोपी पक्ष है उन्होंने एक दिन पहले धमकी तक दिया था। उसके बावजूद क्या इस तरह से किसी शिकायतकर्ता को वहां पर ले जाया जाना चाहिए था? ठीक है, सबसे पहली बात तो देश में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 लागू है, पूरे देश भर में लागू है, महाराष्ट्र में भी लागू है। इसके तहत जो भी व्यक्ति एक जानकारी, खुफिया जानकारी या कोई भी कंप्लेंट अगर सरकारी दफ्तर में दर्ज कराता है, जो भी धांधली चल रही है उसके संदर्भ में, जो भी गैरकानूनी काम चल रहा है उसके संदर्भ में, तो दो चीजें, एक तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी जो पहचान है वो गुप्त रखनी चाहिए। साथ ही साथ उसकी पूरी की पूरी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। इन दोनों मुद्दों के ऊपर पुलिस और साथ ही साथ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो फेल हो रहा है, क्योंकि इसमें से सीधा सीधा दिख रहा है कि जो मयत व्यक्ति है उसके लड़के ने बोला है कि जो खदान के मालिक है वो उसको फोन के ऊपर धमकी दे रहे। इसका मतलब ऐसे है कि वो व्यक्ति की जो जानकारी है, जो आइडेंटिटी है, वो खदान के मालिक को प्राप्त हुई है कि मेरे खिलाफ किसने कंप्लेंट किया है, और साथ ही साथ जिसने भी कंप्लेंट किया है उसको वो धमकाने की, डराने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मामले की जो संगीनता है उसको भांपना चाहिए था जो भी अधिकारी है, और उन्हें हरकत लेनी चाहिए थी, हस्तक्षेप करना चाहिए था। वो नहीं किया और ये बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार किया। नहीं, एक तरफ आपने जो विसल ब्लोअर कायदा बताया उनका तो पालन हुआ ही नहीं, दूसरी तरफ जिस तरह से प्राइवेट गाड़ी में एक मंडल अधिकारी एक शिकायतकर्ता को लेके जाते हैं, ये कहां तक सही है? देखिए, कॉमन सेंस वाली बात है कि जो खदान के मालिक है वो गैर कानूनी तरीके से, अवैध रूप से खदान चला रहे थे, ऐसी जो कंप्लेंट है, ऐसे शिकायतकर्ता को और जिसके ऊपर शिकायत हुई है, इन दोनों को एक साथ लाते हुए उस जगह पे लेके जाना ये अपने आप एक संदेह पैदा कर रहा है। जो मंडल अधिकारी है, जो तलाठी, जो सरकारी अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, उनकी ये सबसे बड़ी गलती है
और इसकी वजह से संदेह खड़ा हो रहा है, शायद ये साजिश में शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि जिसने शिकायत की है उसको मारने की धमकी दे रहे हैं खदान के मालिक। ऐसे में उसको उस स्पॉट पे बुलाना और न सिर्फ उसकी आइडेंटिटी उजागर करना, उसको खतरे में डालने वाली बात है, जिसकी वजह से मंडल अधिकारी और तलाठी दोनों की जांच होनी चाहिए। उनको भी एफआईआर में उनको भी आरोपी बनाना चाहिए। ऐसी मांग मैं नहीं कर रहा हूं, उसका लड़का कर रहा है, जो मयत व्यक्ति है उनके पुत्र कर रहे हैं। और उन्होंने ये मांग की है कि मेरे पिताजी गुजर गए हैं तो मेरे हाथ से एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, मतलब मुझे इन्फॉर्मेंट बनाना चाहिए। ये ना करते हुए मंडल अधिकारी को इन्फॉर्मेंट बनाया गया है। और पूरा का देखिए आज के तारीख में यहाँ पे जो भी हो रहा है, धांधली हो रही है, इसमें न सिर्फ निजी व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं, इन निजी व्यक्तियों को नजरअंदाज करने वाले जो सरकारी अधिकारी है, इस सभी के पूरे मामले से बच जाते हैं। तो ये जो मंडल अधिकारी है, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है, उनको भी इस मामले में को एक्यूज्ड सह आरोपी बनाना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और जो लड़के ने जो मांग की है कि मुझे इन्फॉर्मेंट बनाना चाहिए क्योंकि उसके पिताजी गुजर चुके हैं, तो इन्फॉर्मेंट का मतलब कोई भी व्यक्ति इन्फॉर्मेंट बन सकता है, जरूरी नहीं कि मंडल अधिकारी या सरकारी कर्मचारी इन्फॉर्मेंट बनना चाहिए। उसकी अगर मांग है तो उसे इन्फॉर्मेंट बनाना चाहिए, नहीं तो उसका विटनेस लेना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो दूसरा एफआईआर उसको करने का मौका मिलना चाहिए। सपोज ये जो मामला है पूरा, जिस तरह से एफआईआर लॉन्च हुई, एफआईआर में एक सरकारी अधिकारी की शिकायत पे एफआईआर हुई, अब आगे जाकर कानून में क्या प्रोविजन है, आगे जाकर क्या जो फरियादी पक्ष है उनको इस मामले में वहां पर कोर्ट में या वहां पर खड़ा रहने का, अपनी तरफ से अपनी बात करने का मौका मिल सकता है? देखिए जरूर, मैं आपके माध्यम से इस जो भी परिवार है उनके साथ सहवेदना प्रकट करता हूं और मैं कार्यकर्ता और वकील के रूप में इस परिवार के साथ उनकी लड़ाई में शामिल होने की इच्छा प्रकट करता हूं। मैं ये कहूंगा कि वो जो लड़का है, जो हमारे भाई जैसा है, उसने कल वीडियो में, आपके वीडियो में भी हमने देखा, वो ये कह रहा है कि उसके पिताजी मरने से पहले वो पत्थर फेंक के मार रहे थे तलाठी को। तो इसका मतलब है तलाठी और उसके पिताजी के बीच में एक शत्रुता का भावना दिख रहा है। अगर खदान मालिक और उस जो मयत व्यक्ति है, इनके बीच में शत्रुता थी और ऐसे में तलाठी और इस मयत व्यक्ति के बीच में भी शत्रुता है, इसका मतलब ये तलाठी उनके साथ में खड़ा है, खदान मालिक के साथ में खड़ा है। ऐसे में अभी आज कोर्ट पे पेशी हुई थी, अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके अब तक यहाँ पे 13 से ज्यादा आरोपी होने की चांसेस है, ऐसे खुद डीसीपी ने कहा है। तो जब इनकी सुनवाई होगी, इनका जब बेल आएगा, तब ये, क्योंकि ये मामला संगीन है, इसकी वजह से जो भी व्यक्ति है, जिसके परिवार वाले हैं, और खास करके उसका जो लड़का है, उसको हस्तक्षेप करने का मौका मिल सकता है, इंटरवीन करने का मौका मिल सकता है और कोर्ट में आके सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हो, एडिशनल इन्वेस्टिगेशन हो, इसकी गुहार लगाई जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ की जो सीपी है, यहाँ के जो डीसीपी है, उनके पास जाके उन्होंने अपनी एक डिटेल कंप्लेंट, रिटर्न कंप्लेंट भी फाइल करनी चाहिए, ताकि उसको एविडेंस करके उसको एक हथियार के रूप में लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अपने स्वर्गीय पिता को न्याय दिलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल, मान लीजिए कि जिस तरह से संदेह व्यक्त किया जा रहा है, कल को उठकर मंडल अधिकारी का, तलाठी का कोई इन्वोल्यूशन नहीं करता है, तब भी जिस तरह से उन्होंने कानून को बाईपास किया, उसको लेकर उनके खिलाफ कोई शिस्तभंग कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जब जहां तक हमने देखा है, आज के सभी प्रिंट मीडिया के अखबार खोल के देखिए आप, पूरे का पूरा जो मामला है वो निजी व्यक्तियों की लड़ाई के रूप में उसको दिखाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसमें हर एक व्यक्ति की जांच डिटेल में होनी चाहिए कि उस, यानी जैसे कि मंडल अधिकारी स्पॉट पे जा रहे थे, तब उन्होंने अपने ऑफिस से परमिशन ली थी क्या? मंडल अधिकारी जब स्पॉट पे जा रहे थे, तब जो जिस खदान को परमिशन उनके डिपार्टमेंट ने दी है, उस खदान का उनको एड्रेस नहीं पता, वो स्पॉट नहीं पता, तलाठी को स्पॉट नहीं पता, मतलब सूरज को पता नहीं कि अपनी रोशनी कहां जा रही है, इस प्रकार से है। साथ ही साथ वो शिकायतकर्ता को वहां पे बुला रहा है। अगर शिकायतकर्ता को बुला रहा है, ऐसे में जो मारने वाले खदान मालिक है वो वहां पे कैसे आते हैं? तो इन सभी चीजों की जानकारी और जो चीजें हैं, इनकी जांच होनी चाहिए
अगर ये जांच नहीं करेंगे तो लोगों को रास्ते पे उतरकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो हमको संविधान ने अधिकार दिए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम इस तहसील को यानी तहसीलदार जो है तालुका के उनको मजबूर करें, अगर वो नहीं है तो उनके ऊपर जो आला अधिकारी है उनको मजबूर करें कि ये जो भी अधिकारी है जिनके ऊपर संदेह की सुई आज खड़ी है, निगाह आज उनके ऊपर संदेह उठा रहे, इनको पहले तो घर पे बैठाए, निलंबित करे, सस्पेंड करे और फिर इनकी जांच करे। हमने देखा है कि सभी के सभी पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इनको बचाने के लिए लग चुका है, तो ये गलत है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो इस देश का जलवा खतरे में आ जाएगा, इस देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे एडवोकेट आदेश बनसोड़े जी, इन्होंने किस तरह से पूरे मामले को कानूनी परिप्रेक्ष्य में बताया, किस तरह से इस मामले में क्या क्या अनियमितता है इन्होंने कैमरे के सामने कहा है। कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो है इस समय हाई प्रोफाइल है ही, और चूंकि इस मामले में एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या हुई है, इस मामले को एक हत्या को इस तरह से सरकारी कर्मचारी के ऊपर हल्ला बताया गया है, जबकि मामला अगर इसकी विस्तृत जांच हो तो कुछ और दिशा में मुड़ सकता है, ऐसी संभावना हर कोई जता रहा है, यहाँ तक कि खुद मृतक का परिवार जता रहा है। तो कहीं न कहीं इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता तो दिखाई पड़ रही है। फिलहाल आदेश भाई ने अभी जानकारी दी, आज का जो अपडेट है वो है कि एक आरोपी फिलहाल अभी तक पकड़े गए इस मामले में और उनको आज कोर्ट में हाजिर किया गया था और सोमवार तक की उनको कस्टडी दी गई है। बाकी के सभी आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। फिलहाल आज की इस मुलाकात में इतना ही, मिलेंगे और अगली मुलाकात में। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।